प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास के चैप्टर 3 के दूसरे पार्ट के बारे में। तो ये हम लोग हिंद चीन में स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ रहे हैं। यह पुराने पार्ट का दूसरा अंश है। चलिए आज शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का टॉपिक है फ्रांसीसी महासंघ की योजनाएं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया तो जो भी देश द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल थे, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, हॉलैंड, अमेरिका, ये सभी आ गए और आकर एशिया में जिनका साम्राज्य जो था, जो इनका अंपायर था, जो था उसको फिर से हासिल करने की कोशिश में लग गए। हिंद चीन के लिए सबकी अपनी अपनी नीति थी और फ्रांस ने जो नीति बनाई थी, फ्रांस ने जो घोषणा की, उससे ये बात स्पष्ट हो गया कि फ्रांस किसी को अभी आजाद करने के चक्कर में नहीं है, क्योंकि फ्रांस के पास वियतनाम ही एकमात्र ऐसी उपनिवेश बचा था जिस पर वो अधिकार कर सकता था। फ्रांस ने जो नीति घोषणा की वो क्या थी, चलिए देखते हैं। फ्रांस ने नीति घोषणा की कि फ्रांस का एक विशाल साम्राज्य जो पहले बहुत ही बड़ा हुआ करता था, अब इस बड़े से साम्राज्य को बड़ा नहीं रखकर क्या किया जाएगा, एक यूनियन के रूप में बदल दिया जाएगा। एक यूनियन के रूप में बदल दिया जाएगा जिसमें फ्रांस के अलावा सारे के सारे उपनिवेश का मतलब समझते हैं, गुलाम देश, सारे के सारे गुलाम देश शामिल किए जाएंगे। हिंद चीन इस महासंघ का एक ऐसा हिस्सा होगा, यानी कि इंडो चाइना, ये वाला इलाका। हिंद चीन हम लोग पढ़े ना कौन कौन सा इलाका होता है, जिसमें लाओस, वियतनाम, कंबोडिया और इधर का इलाका आता था, अन्नान त्रय करके ये इलाका था। ये पूरे के पूरे इलाके को अपने आप चलने वाला स्वशासित अंग बनाया जाएगा। हिंद चीन के अलग अलग राज्य और कोचीन को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा, जिसमें राजकीय पद प्राप्त करने के लिए हिंद चीन के नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे। यानी कि वियतनाम का ये इलाका, ये कोचीन चीन वगैरह जो इलाके हैं, इन सभी इलाकों को के ऊपर राजकीय पदों की व्यवस्था कराई जाएगी, ऑफिशियल पोस्टेस की व्यवस्था कराई जाएगी, ऑफिशियल पोस्ट की व्यवस्था कराई जाएगी, जिसके ऊपर ना बैठने के लिए आपको वियतनाम की नागरिकता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हिंद चीन संघ की विदेश नीति और सेना पर किसका कंट्रोल होगा, फ्रांस का। तो इस टोटल टॉपिक, ये जो चार आपने पॉइंट पढ़े, इन चारों पॉइंट से आपने ये देखा कि फ्रांस क्या करने की कोशिश कर रहा है। फ्रांस पूरे के पूरे इलाके पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, पूरे के पूरे वियतनाम के इलाके को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अब चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अब हनोई समझौता क्या था। तो 16 मार्च 1946 को जब इस युद्ध जब खत्म हो चुका था, उसके बाद फ्रांस ने वियतनाम के साथ एक समझौता किया, जिसे हनोई समझौता कहा जाता था। ये समझौता हनोई में किया गया था, हनोई नाम की एक जगह वहां पे किया गया था। इस समझौते के अनुसार फ्रांस ने वियतनाम गणराज्य, जो वियतनाम का पूरा एक इलाका था, इसको स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया, एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। और वियतनामी नेताओं ने वियतनाम गणराज्य को, और इसके बदले में वियतनामी नेताओं ने क्या किया, वियतनामी नेताओं ने हिंद चीन संघ और हिंद चीन संघ को फ्रांसीसी महासंघ में शामिल होने की बात कर ली। अब इसके बाद क्या हुआ, 1949 में हो ची मिन्ह ने चीनी जनवादी गणराज्य को अपना, मतलब चाइना में जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के आधार पर वियतनाम को अपना गणतंत्र घोषित कर दिया और वियतनाम को साम्यवाद बना दिया। इसके वजह से फ्रांसीसियों को बहुत बुरा लगा और फ्रांसीसियों ने फ्रांसीसी और वियतनाम की सेना वियत मिन्ह के बीच बहुत ही लड़ाई हुई। ये लड़ाई कब लड़ी गई, 7 मई 1754 को लड़ी गई थी। फ्रांसीसी नेता जनरल हेनरी नवारे ने 1953 में ही ऐलान किया कि उनकी सेना जल्दी ही जीत जाएगी, लेकिन हुआ ये कि वियत मिन्ह की टुकड़ी जो थी वो बहुत ही कठोर थी, वो बहुत ही तेज थी उनके इलाके, और लड़ाई उन्हीं के इलाके में हो रही थी। तो उनको पता था, जैसे वियतनाम का इलाका हो गया तो ये उन्हीं के इलाके की लड़ाई है, तो इसीलिए उनको पता है कि उनके इलाके में लड़ाई, युद्ध कहाँ चल रहा है, तो इसीलिए ये लोग जानते थे। डिएन बिएन फू,
ये एक जगह है इधर, डीएन बीएन फू के युद्ध में जनरल नवारे बुरी तरीके से हार गए, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, पूरा का पूरा पुलिस का यूनिट ही पकड़ लिया गया। इस युद्ध के बाद फ्रांस जो था, वो फ्रांस का व्यक्तित्व पूरे के पूरे वियतनाम से लगभग खत्म होने लगा, और इसके बाद वियतनाम में एक नए देश का आगमन हुआ जिसका नाम था अमेरिका। अमेरिका के आगमन के बाद अब फ्रांस काफी ज्यादा चेंज होने वाला था। चलिए अगला टॉपिक। अब अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद क्या हुआ, तो जिनेवा समझौता, ये अगला टॉपिक है। मई 1954 में जिनेवा में हिंद चीन में जो समस्या थी, इस समस्या के समाधान के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया जिसे जिनेवा समझौता कहा जाता था। 1954 में जिनेवा समझौता के दौरान इंडो चीन का लाओस और कंबोडिया स्वतंत्र कर दिया गया। ये इलाका और ये इलाका इंडो चीन के अंदर नहीं रहेगा, अब ये आजाद हो गए। कौन कौन? लाओस और कंबोडिया, ये दोनों क्या हो गए? आजाद राज्य घोषित कर दिए गए। उसके बाद दोनों राज्यों में वैध राजतंत्र और संसदीय व्यवस्था लागू कराई गई, यानी कि यहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया राजतंत्र और संसद की व्यवस्था लागू कराई गई। जिनेवा समझौता के अनुसार ये जो वियतनाम का इलाका था, इस वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया, ये उत्तरी वियतनाम और ये दक्षिणी वियतनाम, दोनों का अलग अलग राजधानी बना दिया गया। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन जो शासक थे वो, और कम्युनिस्टों की सत्ता स्थापित की गई। इसमें हो ची मिन और कम्युनिस्ट की सत्ता स्थापित की गई, जबकि दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई जो राजा थे उनकी शासन स्थापित की गई। ये व्यवस्था कुछ दिनों के लिए अस्थायी की गई थी, यह व्यवस्था अस्थायी थी। जिनेवा समझौता में यह बात लागू की गई कि जुलाई 1956 से पहले पूरे वियतनाम में चुनाव होगा, और जनता की सहमति के अनुसार दोनों देशों को मिलाकर सारे देश में एक संस्थापन की जाएगी, एक देश का स्थापना किया जाएगा। ये बस झगड़ा खत्म करने के लिए 1954 में किया गया था कि 2 सालों तक किसी भी तरह वियतनाम को शांत रखा जाए, और उसके बाद पूरे के पूरे वियतनाम के अंदर चुनाव कराया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं आगे बोल रहा है कि पूरे वियतनाम में चुनाव कराया जाएगा और जनता की सहमति के अनुसार शासन की व्यवस्था स्थापित की जाएगी। वियतनाम के बारे में आप देख सकते हैं, उत्तरी वियतनाम की राजधानी हनोई रखी गई थी, दक्षिणी वियतनाम की राजधानी सैगोन रखी गई थी। जिनेवा समझौता बहुत ही निर्णायक साबित हुआ था। अब अगला टॉपिक है लाओस में गृह युद्ध। तो एक बात जान लीजिए कि हिंद चीन कितने देशों के मिलने से बना था? हिंद चीन 3 देशों के मिलने से बना था। एक था वियतनाम, दूसरा था कंबोडिया और तीसरा था ये लाओस। एक था ये वियतनाम, देख सकते हैं आप यहाँ पे वियतनाम दिखाई दे रहा है, वियतनाम, दूसरा कंबोडिया और तीसरा ये वाला इलाका जिसको घेर कर बनाया गया ये लाओस। तो इस चैप्टर में हम लोगों को तीनों के तीनों देशों के अंदर होने वाली प्रॉब्लम्स को पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहला प्रॉब्लम लेते हैं, लाओस। 1954 में जो जिनेवा समझौता हुआ उसके बाद लाओस के 2 इलाके फोंग साली और हाई अम्फ्रोस में साम्यवादी का अधिकार हो गया। ये वाला फोंग साली और हाई अम्फ्रोस में साम्यवादी का अधिकार हो गया। इन दोनों उत्तरी प्रांत के आधार पर देश का पूरा इलाका साम्यवाद का डिमांड करने लगा और धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाने के चक्कर में लगने लगे। अगर आपको लाओस की राजनीति समझनी है तो सिंपल तरीके से जान जाइए कि वहां के शाही परिवार के 3 राजकुमारों को जान लीजिए। उनमें से एक था सुवर्णफुमा, ये अलग रहना चाहता था, और दूसरा था सुफुन्नाबोंग जिसे पाथेट लाओ नाम का सैनिक संगठन बनाने का उद्देश्य था, और ये चाहता था कि पूरे के पूरे लाओस में साम्यवादी व्यवस्था चालू हो। तो यानी कि ये दोनों फोंगसलाई और हाउ फ्रांस जैसे काम जो थे वो किसके वजह से हुए थे? सुफन्नाबोंग के वजह से हुए थे। और तीसरा राजकुमार था फूमी नौसवान। ये तीनों राजकुमार अपनी अपनी सत्ता स्थापित करके अपने हिसाब से देश को चलाना चाहते थे। इसकी वजह से क्या शुरू हो गया? लाओस में गृह युद्ध शुरू हो गया। लाओस में गृह युद्ध शुरू होने का कारण क्या था कि यहाँ के 3 सौतेले राजकुमार थे। कौन कौन? सुवर्णफुमा, सुफुनाबोंग और फूमी नौसवान, ये 3 राजकुमार थे। इन दोनों ये इलाके साम्यवादी हो चुके थे और बाकी के बाकी इलाकों को साम्यवाद अभी हासिल करना था। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय सरकार का गठन। 25 दिसंबर 1955 को लाओस की राष्ट्रीय सभा के लिए चुनाव हुआ, जिसके अंतर्गत सुवर्णफुमा जो अलग रहने वाले थे इनको प्रधानमंत्री बनाया गया, और जो दूसरे साम्यवादी लोग थे इस चुनाव से बिल्कुल खुश नहीं थे। इसीलिए जो उनकी पार्टी थी जिसका नाम था पाथेट लाओ, उनने विरोध किया और उनकी सेना ने उत्तरी वियतनाम के साम्यवादियों की मदद से इस इलाके में गुर्रिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। आपको पता है गुर्रिल्ला युद्ध जिसमें छापा मारकर भाग जाया जाता है। 2 वर्ष तक बहुत ही लंबा युद्ध होता रहा।
और इसके बाद दोनों पक्षों ने अक्टूबर 1957 में समझौता कर लिया और वियन 3 की संधि के बाद गृह युद्ध समाप्त हो गया। पाथेट लाओ के अधिकार में आए उत्तरी प्रांतों पर केंद्रीय सत्ता को मान्यता दे दी गई और पाथेट लाओ के सदस्यों को भी नागरिकता दे दी गई। समझौते के अनुसार पाथेट लाओ की राजनीतिक पार्टी नियो लियोस हुक्सत यानी NLHS नियो लियो हुक्सत के दोनों सदस्यों ने सुवर्ण फुमा मंत्रिमंडल की स्थापना में सदस्यता हासिल कर ली। तो इस प्रकार बोल सकते हैं कि इस प्रकार यहाँ पर राष्ट्रीय सरकार का गठन देखने को मिल गया। अब चलिए शुरू करते हैं अगला टॉपिक जो है वो। अब नई सरकार के वजह से अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया थी। तो पाथेट लाओ के सरकार में सहभागी बनना अमेरिका को पसंद नहीं था। वो शुरू से ही लाओस की तटस्थता का विरोधी था। अमेरिकी षड्यंत्र के कारण दोनों भाइयों का समझौता टूट गया और फिर से गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया। इसी बीच में तीसरे भाई जनरल फूसीमान को मौका मिल गया और उसने चुनी गई सरकार का तख्ता पलट दिया और दक्षिण की पंथी सरकार बना ली। वो यहाँ पर राज कर रहा था। इसने इन दोनों के हो रहे ये पूरे दोनों साम्राज्य के और इसके हो रहे झगड़े का फायदा उठाकर यहाँ पर आक्रमण कर दिया और इन दोनों इलाके पर कब्जा करके अपनी सरकार बना ली और दोनों को और कैप्टन कांगली को सरकार बना ली। 3 महीने बाद 9 अगस्त 1960 को कैप्टन कांगली की नेतृत्व में सैनिक सरकार बनाने का गठन किया गया। लेकिन तीनों भाइयों ने मिलकर कैप्टन कांगली को उत्तर की ओर भगा दिया और वहां पाथेट लाओ ने गुरिल्ला युद्ध और वियतनाम के जरिए रूस की सहायता लेकर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इस प्रकार लाओस एक बहुत ही भयंकर युद्ध में फंस गया जिसमें एक साइड से समर्थन कौन कर रहा था, रूस कर रहा था, दूसरे साइड का समर्थन अमेरिका। इस साइड से समर्थन यानी कि उत्तर से समर्थन कौन कर रहा था, तो उत्तर से समर्थन करने के लिए रूस आया हुआ था और दक्षिण से समर्थन कौन कर रहा था, तो दक्षिण से समर्थन के लिए अमेरिका आया हुआ था। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये दोनों देशों में एक विश्व युद्ध की नई नीति दिखाई देनी शुरू हो गई थी। अब चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है, चलिए अब अगला टॉपिक है कंबोडिया का गृह युद्ध या कंबोडिया में गृह युद्ध। हिंद चीन में जो फ्रांसीसी साम्राज्यवाद जो पतन हुआ था उसके बाद कंबोडिया ने अपने आप को पूर्ण स्वराज घोषित कर लिया था और 1954 के जिनेवा समझौता के बाद तो ये बात क्लियर भी हो गई कि अमेरिका के वजह से कंबोडिया अब राजतंत्र स्थापित कर चुका था। 1953 से 1970 तक, कब तक 17 सालों तक, 1953 से 1970 तक यहाँ पर ये राजकुमार नरोत्तम सिंहानुक का शासन था। सिंहानुक तटस्थ था यानी कि अलग रहने वाली नीति को पालन करते थे। उन्होंने हिंद चीन में चल रहे उत्तर दक्षिण के युद्ध से अपने आप को अलग रखा। 1954 में नरोत्तम सिंहानुक ने कंबोडिया में गुट निरपेक्षता और तटस्थता की नीति अपनाई रही। तटस्थता मतलब किनारे रहना, इन सभी बातों से दूर रहना, और गुट निरपेक्षता मतलब संगठन बनाए रखना। इसलिए कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशियाई सैन्य संगठनों में शामिल नहीं हुआ। जो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ आर्मी था, मिलिट्री था, उसमें शामिल नहीं हुआ। अमेरिका को यह बात मंजूर नहीं थी। वो इन क्षेत्र पर अपना प्रभाव दिखाना चाहता था, इसीलिए वो सिंहानुक से चिढ़ते रहता था। अमेरिका ने थाईलैंड, ये बगल का इलाका हुआ करता था, ऊपर आप देख सकते हैं थाईलैंड दिख रहा है, ये कंबोडिया है पूरा का पूरा, आप देख सकते हैं ये थाईलैंड को उकसाकर अमेरिका ने थाईलैंड को उकसाकर कंबोडिया को परेशान करना शुरू कर दिया और इसके वजह से 1963 में सिंहानुक ने किसी भी प्रकार की मदद लेने से मना कर दिया। ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आई और इसके वजह से अमेरिका ने इसके बदले लेने की कोशिश करनी शुरू कर दी। अब बदले लेने की कोशिश करेगी तो अमेरिका कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। अब चलिए देखते हैं। मई 1965 में अमेरिका ने बदले की भावना से वियतनाम के साथ कंबोडिया के समवर्ती गांवों पर अटैक करना शुरू कर दिया और इस इलाके पे बमबारी करनी शुरू कर दी। सिंहानुक ने नाराज होकर अमेरिका से जितने भी राजनीतिक संबंध थे सबको बंद कर लिया। सन 1959 में अमेरिका कंबोडिया से गुस्सा होकर सीमा के इलाकों में इन सभी इलाकों में जहरीली दवा प्लेन से जहरीली दवा छिड़कना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हजारों एकड़ की फसल बर्बाद हो गई। कंबोडिया को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ।
इसके मुआवजे की मांग करते हुए सिहानुक ने अमेरिका से मांग की। जब अमेरिका ने इसके बदले में कोई समर्थन नहीं दिया तो वह रूस की तरफ झुकने लगा और जर्मनी से भी अपने राजनीतिक संबंध बढ़ाने लगा। अब अमेरिका को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको और भी ये बातें कुछ पसंद नहीं थी। अमेरिका की शिकायत थी कि वो अलग क्यों रहता है, वो मेन नीतियों के साथ क्यों नहीं रहता, वह साम्यवादी देशों के साथ में रहता है। राजकुमार सिहानुक ने उत्तरी वियतनाम और वियतकांग के साथ दोस्ती स्थापित कर ली, जिसका नतीजा यह हुआ कि उत्तरी वियतनामी लोग न केवल दक्षिण आने के लिए कंबोडिया का रास्ता चुनते थे, बल्कि वियतकांग यहाँ पर उन्होंने अपना खुद का साम्राज्य भी स्थापित कर लिया और यहाँ से हवाई अड्डे भी बनाने शुरू कर दिए। अमेरिका को कंबोडिया की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और कंबोडिया को अमेरिका से प्रभाव में लेने के लिए अमेरिका के लोगों ने कूटनीति दिमाग लगाना शुरू कर दिया। इसीलिए यहाँ पर CIA के एजेंटों द्वारा, अमेरिका की एक खुफिया कंपनी है जिसका नाम CIA है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एजेंटों ने दक्षिण पंथी मतलब कंबोडिया के दक्षिण इलाकों में रहने वाले दक्षिण पंथियों के साथ मिलकर राजा सिहानुक की गद्दी हटाने का फैसला कर लिया। जनवरी 1970 में सिहानुक जब इलाज के लिए फ्रांस गए थे, उनको कुछ बीमारी थी तो इसके लिए इलाज के लिए फ्रांस गए थे, तो इसका फायदा उठाकर दक्षिण के रहने वाले, यहाँ के रहने वाले साओम साम्राज्य वगैरह के लोगों के साथ मिलकर मार्च 1970 में कंबोडिया का सत्ता पलट दिया गया और कंबोडिया में जनरल लोन नोल के नेतृत्व में अमेरिकी दक्षिणपंथी सरकार का निर्माण हुआ और इस प्रकार दक्षिण सरकार की स्थापना हो गई। अब जब नरोत्तम सिंहानुक का शासन आ चुका था, उनकी सरकार बन चुकी थी, तो उन लोगों के बीच में संघर्ष चलने लगा। 5 साल के पश्चात सिंहानुक ने सेना जीत ली और सेना जीतकर राजधानी नामपेन पर अधिकार कर लिया। अंत में लोन नोल कंबोडिया छोड़कर अमेरिका चला गया और अप्रैल 1975 में कंबोडिया का गृह युद्ध समाप्त हो गया। फिर से नरोत्तम सिंहानुक राष्ट्राध्यक्ष बन गए और 1978 में उनकी राजनीति से संन्यास ले लिया। 78 में जब उन्होंने संन्यास लिया तो कंबोडिया का नाम बदलकर कंपूचिया कर दिया गया और नरोत्तम सिंहानुक के बाद 14 अप्रैल 1978 को खियू इम्फान के हाथ में सत्ता आ गई। धीरे धीरे उनके हाथ से सत्ता के साथ निकल गए और निकलकर पोलपोट ने सत्ता हासिल कर ली। उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा से शासन शुरू कर दिया। इसका मतलब कंबोडिया में आखिरकार मार्क्सवादी विचारधारा आ ही गई और उसका शासन शुरू हो ही गया। चलिए अब आखिरी गृह युद्ध पढ़ते हैं जिसका नाम है वियतनाम का गृह युद्ध। वियतनाम में गृह युद्ध। चलिए, जिनेवा समझौते के बाद का टॉपिक तो आपको याद ही होगा, जहां पे हम लोगों ने पढ़ा कि वियतनाम 2 राज्यों में बढ़ जाएगा, लेकिन शांति की उम्मीद बराबर नहीं की गई थी। इसीलिए कहा गया था कि उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन की सरकार रहेगी, दक्षिणी वियतनाम में न्यो दिन दिन को सरकार दिया जाएगा। जिनेवा समझौते के अंतर्गत एक बात कही गई थी कि जनता के द्वारा चुनाव कराकर पूरे वियतनाम का एकीकरण किया जाएगा, लेकिन वियतनामी जनता एकीकरण के लिए आवाज तो उठाती रही, लेकिन दक्षिण के भाग में इस ओर में अमेरिका का समर्थन था। इसीलिए अमेरिका के दबाव में दक्षिण की सरकार यही वाली सरकार हमेशा पूरे वियतनाम को एक करने की बात को ठुकराती रही और इसीलिए जब जनता शांतिपूर्ण तरीकों से मांग कर रही थी तब मांग को नहीं माना गया, तो दक्षिण वियतनाम की जनता ने आंदोलन करना शुरू किया। आंदोलन के लिए उन्होंने वियतकांग मतलब वियतनामी कांग्रेस नाम का एक संगठन बनाया और इसके बाद हिंसात्मक कार्यकारिणी शुरू कर दिया। वियतकांग के इसी इलाके के लोगों ने इसी इलाके के लोगों के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया, तो इधर वाले लोगों ने इनका समर्थन करना शुरू कर दिया। किसका समर्थन? तो वियतकांग का समर्थन करना शुरू कर दिया। उत्तर के लोगों ने वियतकांग की मदद करनी शुरू कर दी और वियतकांग ने पूरे के पूरे संगठन ने हिंसात्मक कार्यप्रणाली को हथिया लिया। 1961 में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दक्षिण वियतनाम में इमरजेंसी घोषित कर दी गई और वहां पर शुरू हो गया गृह युद्ध। गृह युद्ध का मतलब होता है एक ही राज्य के 2 लोग आपस में लड़ने लगते हैं तो उसे गृह युद्ध कहा था। तो यहीं पर गृह युद्ध शुरू हो गया। अब इस पर अमेरिका की क्या नीति थी? उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन ने लिबरेशन फ्रंट की सहायता से वियतनाम का एकीकरण का प्रयास किया, जो अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि 1961 में सितंबर में लिखा कि आप वियतनाम की शांति पर खतरा है और हो ची मिन को गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया।
जबकि 1954 से ही अमेरिका खुद इस इलाके को सेना दे रही थी कि इस इलाके से लड़िए, और अमेरिका खुद ही कह रही है कि नहीं, यही इलाका गलत है। इसी इलाके ने युद्ध शुरू कराया है। 1965 में उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह और कम्युनिस्ट का प्रभाव कम करने के लिए बम बरसात शुरू कर दी। दक्षिण वियतनाम में 5 लाख अमेरिकी सैनिक भेजे गए। 5 अगस्त 1964 को अमेरिका ने वियतनाम पर आक्रमण कर दिया और कुछ सैनिक अड्डे तबाह कर दिए, और गांव और नगरों पर हवाई जहाज से बम गिराने, इस पूरे इलाके पर बम गिराने शुरू कर दिए थे। ये इलाके का प्रभाव कुछ ज्यादा ही पड़ रहा था। इस युद्ध में हर चीज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ। पहले इसमें तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया गया था, साथ ही साथ इसमें रासायनिक हथियार, केमिकल हथियारों का भी इस्तेमाल किया जाता था। देखिए यहाँ पे नापाम एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसमें गैसोलीन मिला होता था। ये त्वचा से चिपक कर जलते रहता था। ये इसको आप कितना भी धोइए ये साफ नहीं होता था। ऐसे करके बम बनाए जाते थे। इसमें देखिए नापाम, ऑरेंज बम और फास्फोरस बम, ये 3 बम है। नापाम में गैसोलीन रहता था, ये त्वचा से चिपक जाता था और जलते रहता था। फास्फोरस बम भी ज्वलनशील हुआ करते थे। एजेंट ऑरेंज तो इतने खतरनाक डब्बे होते थे कि पूछने लायक नहीं। 1961 से 71 के बीच में 1 करोड़ से भी अधिक गैलन का छिड़काव कर दिया गया, जिसकी वजह से जंगल जल गया, खेत जल गए। वियतनाम के सारे लोग आज भी मतलब विकलांगता की समस्या पैदा हो गई। हजारों लोग मर गए, लेकिन वियतनामियों ने हार नहीं मानी। उन लोगों ने भी युद्ध लड़ा। वो लोग पूरे के पूरे युद्ध में एकदम टक्कर दे रहे थे, और इस युद्ध में जब इधर की जनता को बहुत नुकसान हो गया तो ये लोग भी आकर युद्ध लड़ना शुरू कर दिए। अब ऐसी स्थिति हो गई कि पूरा का पूरा वियतनाम एक तरफ और अमेरिका एक तरफ, ऐसा युद्ध होना शुरू हो गया था। यह युद्ध बहुत ही खतरनाक साबित रहा था। इस युद्ध के बाद बहुत ही घटनाएं देखने को मिली थी। अमेरिका ने इस वक्त काफी बुरे कार्य किए थे। जैसे देख सकते हैं कि अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम का एक गांव था जिसका नाम था माई ली, उसमें एक बहुत ही दुर्घट घटना की। इसमें से जब अमेरिका की सैनिकों ने सोचा कि यहाँ पर वियतकांग के सदस्य हैं, इसीलिए पूरे के पूरे गांव को घेर लिया, सारे पुरुषों को मार दिया और औरतों और बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक बलात्कार किया और फिर उनकी हत्या कर दी। उसके बाद पूरे के पूरे गांव को आग लगाकर जला दिया। लाशों के बीच एक बूढ़ा बेचारा बच गया था, जिसके वजह से ये घटना उजागर हो पाई, नहीं तो ये घटना समाचार पत्र में भी नहीं आती। और उसके बाद जब ये घटना समाचार पत्र में आई तो अमेरिका की बहुत बुराई हुई थी। ऐसे ही, और ये तो सिर्फ एक घटना आई थी, इतनी ऐसी कितनी घटनाएं हुई थी युद्ध के दौरान, कितनी घटनाएं होती हैं, ये बहुत ही सारी घटनाओं में से एक थी। अब हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग, हो ची मिन्ह मार्ग हनोई, ये जगह है हनोई, यहां से चलते हुए, यहां से चलकर देखिए इधर रास्ता हुआ, इधर 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 इधर, यानी कि हनोई ये इलाका यहां था। यहां से गुप्त तौर से चलते हुए पूरे के पूरे वियतनाम से होते हुए अलग अलग इलाकों में ऐसे फैला हुआ था। हो ची मिन्ह कंबोडिया के क्षेत्र से गुजरता हुआ वियतनाम तक जाता था, जिसमें कच्ची और पक्की सड़कें दोनों थी। उत्तरी वियतनाम से दक्षिण वियतनाम तक सैनिक भेजने का यह मार्ग बहुत ही अच्छा था। 1967 में हर महीने लगभग इसी रास्ते से यहाँ पे देख सकते हो आप, ये रास्ता, इस रास्ते से होते हुए हर महीने लगभग 20,000 सैनिक जाते थे। और इस जगह पे छोटे छोटे सैनिक अड्डे, अस्पताल बनाए गए थे ताकि इधर से जो सैनिक लड़कर वापस जा रहे हैं उनका इलाज किया जा सके। ज्यादातर काम कूली करते थे, और जिन कूलियों के लिए इनको रखा जाता था, औरतों को रखा जाता था। औरत और मर्द कूली पीठ पर या साइकिल पर सामान लाद कर इधर उधर पहुंचाते थे। अमेरिका ने इस व्यवस्था को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन चाइनीज और वियतनामी लोग बहुत ही तेज होते हैं। इन लोगों ने तुरंत ही जो भी रोड टूटता था, इस रोड का तुरंत ही इलाज कर देते थे, और इलाज करके रोड की संचार व्यवस्था को बनाए रखते थे। इन्हीं कारणों की वजह से अमेरिका की हार हुई थी। अब जब अमेरिका बहुत ही ज्यादा हार चुका था तो वो शांति की बात करना चाहता था, लेकिन उसकी कुछ शर्तें थी। राष्ट्रमंडल, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी कई शक्तियां भी अब चाहती थी कि शांति को स्थापित किया जाए। इसलिए जून 1965 में राष्ट्रमंडल का 14वां सम्मेलन हुआ। वियतनाम की समस्या का समाधान का प्रयास तो किया गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसीलिए नवंबर 1966 में मनीला सम्मेलन बुलाया गया और अमेरिका के प्रस्तावों की उपेक्षा कर दी गई।
इसलिए पेरिस शांति वार्ता समझौता हुआ। फिर से अमेरिका के कारण बार बार बातचीत फेल हो रही थी। वियतनामी भी चाहते थे कि अमेरिका बमबारी बंद करके अपनी सेना हटा ले। इसलिए 7 जून 1969 को वियतनाम के मंडल ने दक्षिण वियतनाम के कांग का गठन किया और जिसे रूस और चीन ने मान्यता दे दी। भले इस सरकार के बीच में बेचारे हमारे सबसे महान शासक हो ची मिन्ह की मृत्यु हो गई थी और वो हमारे वियतनाम को पूरे के पूरे वियतनाम को एक नहीं देख पाए थे। अब अमेरिका में चुनाव जीतकर जब निक्सन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने तो वियतनाम की समस्या की जिम्मेदारी उसे सौंपी गई। निक्सन ने 1970 में शांति वार्ता के लिए 5 योजनाएं बनाई। उन्होंने कहा कि हिंद चीन की सारी सेनाएं युद्ध बंद करेंगी, युद्ध विराम के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कमेटी बनाई जाएगी, वो ध्यान रखेगी किसी भी देश कोई जितने भी हिंद चीन के देश हैं 4 देश, वो चारों में से कोई भी देश अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। युद्ध विराम के दौरान सारी लड़ाइयां बंद रहेगी और कोई भी आतंकी कार्रवाई नहीं की जाएगी। युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य हिंद चीन के संघर्ष का अंत करना होगा। ये नीतियां अच्छी थी। इस नीतियों के बाद काफी कुछ सुधार हो सकता था, पर इनके द्वारा किया गया यह प्रस्ताव भी अस्वीकार कर दिया गया और अमेरिका की सेना ने फिर से बमबारी शुरू कर दी। इस पर अमेरिका के निक्सन ने फिर से अगली बार दूसरा समझौते के लिए दूसरी लिस्ट तैयार की और इस बार इन्होंने कितनी लिस्ट तैयार की? 8 लिस्ट तैयार की। समझौते के 6 महीने के अंदर अमेरिका और सभी विदेशी सेनाएं हट जाएंगी। सेना के वापस होने के बाद हिंद चीन में जितने भी बंदी हैं उन सभी को मुक्त कराया जाएगा। 6 महीने के अंदर दक्षिण वियतनाम में चुनाव करा के राष्ट्रपति बनाया जाएगा। जिनोवा समझौता का पालन किया जाएगा। हिंद चीन के सभी देशों की समस्याओं को स्वतंत्रता से समाधान किया जाएगा और हिंद चीन में आम युद्ध विराम लागू कर दिया जाएगा। कोई भी विदेशी सेना नहीं घुसेगी। समझौते का सैनिक पहलू की देखरेख के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कराई जाएगी। हिंद चीन के लोगों को उनके मौलिक अधिकार दे दिए जाएंगे। कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, उत्तरी और दक्षिणी दोनों में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कराया जाएगा ताकि युद्ध की स्थितियों पर चर्चा की जा सके और सारे की सारी जगहों पर क्या लगाया जा सके? तो युद्ध विराम लगाया जा सके। युद्ध विराम का मतलब होता है युद्ध को पूरी तरीके से समाप्त करना और इस तरीके से युद्ध के विराम की नीति दिखाई देने लगी थी। अब उत्तरी वियतनाम किसी भी शर्त को मानने को तैयार नहीं था। उसे भरोसा था कि अमेरिका फिर से कोई ना कोई चाल चलेगा, इसलिए अमेरिका चीन को अपनी ओर करने लगा और 24 अक्टूबर 1972 को वियतनाम और उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम समझौते को तैयार हो गए। दक्षिणी वियतनाम में बातचीत के लिए आग्रह किया गया। वियतकांग ने भी इसे स्वीकार कर दिया तो अमेरिका फिर से बमबारी करने लगा। हनोई भी इस बमबारी में बर्बाद हो गया। इसीलिए 8 जनवरी 1973 को पेरिस में फिर से समझौता बुलाया गया। आप देख सकते हैं कि इस युद्ध में समझौता, फिर युद्ध, फिर समझौता, फिर युद्ध, फिर समझौता, फिर युद्ध, फिर समझौता, फिर युद्ध चल रहा है। इसीलिए यहाँ पर देखिए इस वार्ता के अंतर्गत वियतनाम युद्ध के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया गया। कौन सा युद्ध भाई? तो 8 जनवरी 1973 के पेरिस समझौते के बाद लगता है कि युद्ध विराम हो जाएगा और इसी के अंदर 60 दिनों के अंदर अमेरिका की सेना को वापस बुलाने का निर्णय दिया गया। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम भी आपस में समझौता करके एकीकरण का रास्ता खोजने लगे। अमेरिका ने वियतनाम के पुनर्निर्माण के लिए मदद करने का वचन दिया, कहा कि ना अब हम मदद कर देंगे। इसी साथ अमेरिका के साथ जो युद्ध चल रहा था वो खत्म हो गया और अप्रैल 1975 में वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम एक साथ हो गए। वियतनाम के साथ अमेरिका को भी इस युद्ध में काफी हानि हुई थी। अमेरिका का जन और धन दोनों बर्बाद हुआ था और इसी वजह से अमेरिका का क्रेडिट खो गया था। 1975 में लाओस और कंबोडिया में भी साम्यवादी सरकार बनी और पूरा का पूरा इंडो चाइना किस प्रकार का हो गया? एक साम्यवादी शासन सरकार वाला हो गया। तो इस प्रकार आपका पूरा का पूरा इंडो चाइना वाला चैप्टर खत्म होता है और अब हमारे चैनल द्वारा जल्दी ही आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और नोट्स को लेकर जल्दी ही प्रोग्रामिंग की जा रही है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए तो आपको जल्दी से ही सारे क्वेश्चन आंसर और नोट अवेलेबल करा दिए जाएंगे। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।